हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स का चैप्टर फोर्स। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि फोर्स होता क्या है। फोर्स एक पुश या पुल होता है। ये एक एफर्ट होता है जो भी एक बॉडी पर लगाया जाता है। ये या तो पुश होता है, बॉडी को पुश करना, या पुल करना, अपनी तरफ खींचना। तो जो कि हम उस बॉडी पर लगाते हैं, कई बार उसकी डायरेक्शन बदलने के लिए, उसका साइज या उसकी शेप बदलने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक गेट है, उसको आपको ओपन करना है, तो आपने उसको या तो आप उसको पुल करते हो या पुश करते हो। और पहले वो रेस्ट में था, जब आप उस पर वो फोर्स लगा रहे हो तो वो मोशन में आ जाता है। तो दीज आर द इफेक्ट ऑफ फोर्स, कि फोर्स लगाने पर कई बार वो बॉडी जो है रेस्ट से मोशन में आ जाती है, मोशन से रेस्ट में भी आ जाती है, उसका शेप और साइज भी बदल जाता है। नाउ, इफेक्ट ऑफ फोर्स। कौन कौन से इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं फोर्स लगाने पर? दीज आर द इफेक्ट। ए बॉडी कैन मूव एट रेस्ट। कोई बॉडी जो है वो मूव कर सकती है। कोई बॉडी जो है स्टॉप किया जा सकता है मूविंग बॉडी को फोर्स लगाने पर। कई बार डायरेक्शन बदली जाती है, कई बार स्पीड जो होती है वो कम या ज़्यादा की जाती है। तो दीज आर द इफेक्ट ऑफ फोर्स। नाउ यू कैन सी इन दिस डायग्राम अ पर्टिकुलर पर्सन इज अप्लाइंग अ फोर्स ऑन अ कार। एक पर्सन है जो कार पर फोर्स लगा रहा है, उसको पुश कर रहा है। यहाँ पे एक पर्टिकुलर बॉय है जो साइकिल चला रहा है, तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल बाय अप्लाइंग द फोर्स। यहाँ पर एक मूविंग बॉल है, उसको रेस्ट में लाने की कोशिश की जा रही है, और यहाँ पे एक पर्टिकुलर बॉडी का जो है शेप बदला जा रहा है। नाउ, फोर्स दो तरह के होते हैं, बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स। सबसे पहले हम जान लेते हैं बैलेंस्ड फोर्स कौन सा होता है। बैलेंस फोर्स होता है जब भी आप किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हो, तो उस बॉडी पर एक साथ दो या दो से ज़्यादा फोर्स काम कर रहे हैं, लेकिन वो दोनों फोर्स सेम मैग्नीट्यूड के हैं। मैग्नीट्यूड का मतलब सेम वैल्यू है उनकी। अगर इधर से 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है तो इधर से भी 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से होगा क्या काम, कि बॉडी जिस जगह है वो उसी जगह रहेगी, उसकी पोजीशन में बदलाव नहीं आएगा। तो ऐसे फोर्स को बैलेंस फोर्स कहा जाता है। बात करते हैं अनबैलेंस फोर्स की। जब किसी भी बॉडी पर दो फोर्स काम करते हैं, दो से ज़्यादा, तो एक साइड फोर्स ज़्यादा है, एक साइड फोर्स कम है, तो बॉडी जो है ज़्यादा फोर्स की तरफ मूव करने लगेगी। तो ऐसे फोर्सेस को अनबैलेंस्ड फोर्स कहा जाता है। अब बात आ जाती है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है जो हमेशा फ्लोर या कोई भी बॉडी का सरफेस लगाता है दूसरी बॉडी के सरफेस पर, तब जब वो बॉडी मूव कर रही है तो उसके मोशन के अपोजिट काम करता है। या जनरली अगर एक बुक है वो टेबल पे रखी हुई है, तो उस टाइम पर भी जो टेबल का सरफेस है वो उस बुक के सरफेस पर फ्रिक्शन फोर्स लगाता है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा किसी भी बॉडी के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है, और ये हमेशा कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। इट मीन्स कॉन्टैक्ट में आने पर लगता है, यानी कि एक सरफेस हमेशा दूसरे सरफेस के कॉन्टैक्ट में आने पर ये फोर्स लगाता है। इसका इफेक्ट आपको देखने को मिलता है कि अगर एक बॉल है, वो जनरली जो है किसी ग्राउंड पर जा रही है, तो धीरे धीरे स्लो डाउन होकर अपने आप रुक जाती है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के कारण ही ऐसा पॉसिबल हो पाता है। नाउ, गैलीलियो एक्सपेरिमेंट। गैलीलियो ने एक एक्सपेरिमेंट दिखाया था जिससे इनर्शिया को हमने फाइंड आउट किया था। गैलीलियो ने क्या करा, एक इंक्लाइंड प्लेन पर एक बॉल को ऐसे नीचे की तरफ मूव कराया, तो वो बॉल नीचे जाती है, फिर उतना ही हाइट पर जाती है जितना यहाँ से नीचे आई, ऊपर से नीचे आई थी उतनी हाइट पर यहाँ पे ऊपर भी चली जाती है। तो गैलीलियो ने इस एक्सपेरिमेंट को अलग अलग एंगल पर करके देखा, तो वो बॉल जो है बार बार उतनी हाइट तक जा रही थी जितनी हाइट से वो गिराई जा रही थी। तो ये गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट था, और इसी से फिर न्यूटन ने इसमें ही थोड़ा मॉडिफिकेशन करके अपने लॉ दिए थे। इसमें एक कंसेप्ट आप इनर्शिया भी पढ़ते हो। इनर्शिया की बात करें तो इनर्शिया किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी है, वो टेंडेंसी है जो उस बॉडी को उसी स्टेट में रखने की कोशिश करती है जिस स्टेट में वो बॉडी है। अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहती है, अगर वो बॉडी मोशन में है तो वो लगातार उसी कॉन्टिन्यूस वेलोसिटी के साथ चलती रहती है इनर्शिया के कारण। और इसी से न्यूटन ने अपना फर्स्ट लॉ दिया था, जिसमें न्यूटन ने कहा था कि बॉडी जिस भी स्टेट में है, या रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन में, वो उसी में रहेगी जब तक कि आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते। फॉर एग्जांपल, अगर एक साइकिल है वो खड़ी हुई है तो वो खड़ी ही रहेगी, रेस्ट में ही रहेगी, जब तक आप उस पर फोर्स लगा के उसके पैडल्स पर उसको मूव नहीं कराते। और इसी का ये एक एक्सपेरिमेंट होता है कि अगर आप एक कार्डबोर्ड पर एक कॉइन रखते हो और उसको एक ग्लास के ऊपर रखते हो, तो अगर आप कार्डबोर्ड पे फोर्स लगाओगे तो क्योंकि इनर्शिया के कारण जो कॉइन है वो तो अपनी ही जगह रह के
नीचे रह जाएगा, कार्डबोर्ड आगे चला जाएगा क्योंकि आपने फोर्स कार्डबोर्ड पे लगाया, तो कार्डबोर्ड मूव करेगा लेकिन उसके ऊपर रखा हुआ कॉइन जो है उसका खुद का एक इनर्शिया होगा जो उसको रेस्ट में ही रखेगा और वो उसी जगह रहेगा कॉइन, तो इसलिए कार्डबोर्ड आगे चला जाएगा और कॉइन अपनी जगह रहने के कारण नीचे ग्लास में गिर जाएगा. नाउ दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ इनर्शिया, यू कैन रीड देम. नाउ यहाँ पर ये भी दिखाया गया है कि अगर ये एक वॉल है और ये एक मूविंग कार है, तो मूविंग कार अगर कभी भी इस वॉल से टकराएगी तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट कार में होगा क्योंकि कार का इनर्शिया चेंज होगा. कार जो थी वो मूव करती हुई एकदम से रेस्ट में आएगी, तो जिसका इनर्शिया सबसे ज़्यादा चेंज होता है उसी की बॉडी में सबसे ज़्यादा बदलाव होता है. नाउ इनर्शिया एंड मास आपस में रिलेट करता है. जिस बॉडी का जितना ज़्यादा मास होगा उसका इनर्शिया उतना ही ज़्यादा होगा. जैसे कि अगर एक छोटा सा कोई बॉक्स है, आप उसको आसानी से मूव करा सकते हो अगर वो रखा हुआ है. क्यों? क्योंकि उसका मास कम है तो उसका इनर्शिया भी कम है. लेकिन एक बहुत बड़ा ट्रक होगा तो उसका मास बहुत ज़्यादा है तो उसका इनर्शिया भी बहुत ज़्यादा होगा. तो आपको उसको फोर्स लगाकर अगर आप उसका इनर्शिया चेंज करना चाहोगे, उसको मूव कराना चाहोगे, तो आपको बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा क्योंकि उसका इनर्शिया बहुत ज़्यादा रहा होगा उसके मास के कारण. अब बात आ जाती है मोमेंटम की. मोमेंटम क्या होता है? किसी भी बॉडी का एक वेलोसिटी होता है और एक मास. अगर कोई बॉडी का एक मास है, एक बॉल है, उस बॉल को आप थ्रो करते हो, फेंकते हो, तो वो एक स्पीड, एक वेलोसिटी के साथ जाएगी. तो उसका एक मास भी है बॉल का, तो उसका मास और उसका वेलोसिटी दोनों का मल्टीप्लाई आप कर दो तो आपको क्या मिल जाता है? मोमेंटम मिल जाता है. तो मोमेंटम इज द प्रोडक्ट इन द सेंस इट इज़ द मल्टीप्लाई ऑफ मास एंड वेलोसिटी. इसको स्मॉल पी से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका फॉर्मूला होता है m/v. नाउ एसआई यूनिट की बात करें तो मास की एसआई यूनिट किलोग्राम होती है और वेलोसिटी की एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड होती है. तो मोमेंटम की एसआई यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड. नाउ दीज सम एग्जांपल्स, यू कैन रीड देम. न्यूटन सेकंड लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है. न्यूटन्स का सेकंड लॉ सबसे ज़्यादा एग्जाम में आता है. ये सेकंड लॉ की बात करें तो सेकंड लॉ ये कहता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. रेट जहाँ पे भी वर्ड आ जाता है इसका मतलब होता है इन 1 सेकंड. यानी कि अगर आप मोमेंटम में कोई बदलाव करते हो पर सेकंड तो वो हमेशा फोर्स आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. इट मीन्स आप जितना ज़्यादा फोर्स लगाओगे मोमेंटम में चेंज उतना ही ज़्यादा होगा और इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा. इन द सेंस कि आप जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे उसी डायरेक्शन में मोमेंटम भी बदलेगा. जैसे कि अगर आप एक बॉल को पहले के मुकाबले ज़्यादा फोर्स लगा के अगर फेंकते हो तो यानी कि मोमेंटम में बदलाव बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा. पहले उसका मोमेंटम बॉल का बहुत कम रहा होगा, लेकिन क्योंकि अब आपने बहुत ज़्यादा फोर्स लगा दिया तो अब उसका मोमेंटम बहुत ज़्यादा हो जाएगा. प्लस पहले आपने जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया वो बॉल उस डायरेक्शन में जा रही थी. अगर आपने इस बार अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो बॉल इस बार अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी. तो यही न्यूटन का सेकंड लॉ है कि इन द सेंस अगर आप फोर्स ज़्यादा लगाओगे तो मोमेंटम में बदलाव भी ज़्यादा होगा और जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे मोमेंटम भी उसी डायरेक्शन में बदलेगा. ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यहाँ से आपको फोर्स का एक मेन फॉर्मूला दिखाई देगा और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, हमेशा याद रखना. और एक मेन फॉर्मूला आपको फोर्स को देखने को मिलेगा m/a यानी कि मास इनटू एक्सीलरेशन. ये फॉर्मूला हम सेकंड लॉ से डिराइव करते हैं और फोर्स की जो एसआई यूनिट होती है वो न्यूटन होती है. देखो सबसे पहले हम मान के चलते हैं कोई बॉडी है, उसका इनिशियल मोमेंटम है p1, m/u हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल मोमेंटम उसका m/v हो जाएगा. अगर मुझे इसमें चेंज निकालना है तो फाइनल में से इनिशियल माइनस किया, mv माइनस mu, m कॉमन आ जाएगा तो ब्रैकेट में v माइनस u बचेगा. जब हम बात करते हैं रेट की तो रेट का मतलब होता है इन 1 सेकंड. तो यानी कि अपोन में ये t आ जाएगा, ये अपोन में t है, यहाँ पे आप अपोन में लगा लेना. फिर इसके बाद है फोर्स. अब उसके स्टेटमेंट को पढ़ो. फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. ये जो साइन बना हुआ है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है इधर की क्वांटिटी अगर बढ़ती है आपकी तो इधर की क्वांटिटी भी बढ़ेगी. तो ये हो गया फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mv माइनस यू अपॉन टी. ये अपॉन यहाँ पे आएगा. इसके बाद है आपका जब हम प्रोपोर्शनल के साइन को इक्वल में कन्वर्ट करते हैं तो एक कांस्टेंट वैल्यू आती है k. यहाँ पर k की वैल्यू 1 होती है, हम 1 पुट करेंगे और हमें पता है v माइनस यू अपॉन टी किसके बराबर होता है? a के. तो हमने v माइनस यू अपॉन टी की जगह यहाँ पे a रख लिया. तो ये हो गया F इज इक्वल टू के m इंटू ए. के की वैल्यू 1 है तो फोर्स का फॉर्मूला जो बनेगा दैट विल बी F इज इक्वल टू m इंटू ए मास इंटू एक्सेलरेशन. अगर फॉर्मूला वाइज आप इसकी यूनिट देखते हो तो दैट विल बी मास की होती है किलोग्राम
और एक्सेलरेशन की होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसकी बन जाती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि बराबर होता है 1 न्यूटन के। तो इसलिए इसकी ऐसा यूनिट न्यूटन होती है, जिसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब बात आ जाता है थर्ड लॉ, न्यूटन का थर्ड लॉ, लास्ट लॉ है ये। न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि हर एक एक्शन का रिएक्शन होगा इक्वल बट इन अपोजिट डायरेक्शन। एक्शन क्या होता है, जब आप किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हो वो एक्शन होता है, तो बदले में उतना ही फोर्स, सेम अमाउंट का फोर्स वो बॉडी भी आप पर लगाती है, उसको रिएक्शन कहा जाता है। लेकिन आप जिस डायरेक्शन में लगाते हो जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो बॉडी आप पर लगाती है। तो इसलिए न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसलिए कभी भी अगर आप दीवार पे हिट करोगे अपने हाथ से तो आपके हाथ में भी चोट लगती है। क्यों? क्योंकि जितना फोर्स आपने दीवार पर लगाया उतना ही फोर्स दीवार भी आप पर लगाती है। इसको प्रूव करने के लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट किया। यहाँ पे ये वॉल है और इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे एक स्प्रिंग की हेल्प से टाई कर रखा है। जब हम इसको पुश करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं या पुल करते हैं, तो ये वापस से अपनी पोजीशन में आ जाता है। क्यों? क्योंकि न्यूटन्स थर्ड लॉ के कारण जितना फोर्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगाया जा रहा है उसी के अपोजिट डायरेक्शन में दूसरा फोर्स भी लग रहा है। तो एक्शन का रिएक्शन हमेशा होगा। गन का भी एग्जांपल आप देख सकते हो। गन जब आप एकदम से बुलेट को फायर करते हो तो क्या होता है कि आपका हैंड पीछे की तरफ जाता है। क्यों? क्योंकि जब बुलेट आगे निकलती है तो उतना ही फोर्स गन पर भी लगता है रिकॉल करने में उसको पीछे की तरफ, तो इसलिए आपके हैंड में एक झटका लगता है पीछे की तरफ, क्योंकि न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग जितना फोर्स आपने लगाया उतना ही फोर्स वो बॉडी भी दूसरी बॉडी पर लगाती है। या फिर आप इस एग्जांपल को देख सकते हो, अगर ये पर्टिकुलर बॉय जो है इस पर्टिकुलर बोट से जब बाहर आने की कोशिश करता है तो ये पैरों से फोर्स लगाता है, तो सेम फोर्स ये बोट पीछे की तरफ जाती है ताकि ये आगे आ सके। और इसी तरह से कोई रॉकेट जब लॉन्च किया जाता है तो उसके नीचे से ग्राउंड पे फायर निकलती है, क्योंकि इसलिए निकाली जाती है कि जितना फायर वो फोर्स लगा रहे हैं ग्राउंड पर उतना ही फोर्स ग्राउंड फिर उस रॉकेट पे लगाता है और वो ऊपर स्काई में स्पेस में जा पाते हैं।